नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का रण में। जी हां, वही 24 का रण जिसका संघर्ष है भीषण। इस भीषण संघर्ष की किन बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात पीएम मोदी के रिटायरमेंट प्लान की करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब से पीएम मोदी के रिटायरमेंट की बात की है, तब से ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी के सभी शीर्ष नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार एनडीए की सरकार का नेतृत्व मोदी ही करेंगे, लेकिन इस पर विपक्ष के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। पहली खबर में इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद यूपी में गांधी परिवार के अंतिम किले रायबरेली के चुनावी समीकरण समझेंगे। बहन प्रियंका राहुल गांधी के लिए रायबरेली में जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि अमेठी की ही तरह रायबरेली में भी वो सेंधमारी कर जाए। रायबरेली के रण की बात दूसरी खबर में करेंगे। फिर चुनावी सीजन में नेताओं की गारंटियों की झड़ी पर बात करेंगे। मोदी की गारंटी के बाद आज आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की 10 गारंटियां लॉन्च कर दी हैं। इन गारंटियों में जनता से कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। क्या हैं वो वादे, आपको अपनी तीसरी खबर में बताएंगे। तो आज इन्हीं बड़ी मुद्दों पर रहेगी हमारी नजर। चलिए शुरू करते हैं 24 का रण। क्या तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी या फिर इस बार विपक्ष को मौका मिलेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव का विमर्श इस बात से शिफ्ट होकर इस पर आ गया है कि क्या एनडीए की सरकार बनने पर मोदी ही 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं। दरअसल पिछले 2 दिनों से पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर खूब चर्चा चल रही है। केजरीवाल ने दावा किया है कि मोदी अगले साल पीएम की कुर्सी अमित शाह को देकर रिटायर हो जाएंगे। इसलिए अब पूछा जाने लगा है कि क्या मोदी जोशी और आडवाणी की तरह बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? 10 सालों से प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने वाले पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। विपक्ष को लगता है कि ये ख्याली पुलाव है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के चेहरे पर वो 400 पार करने जा रही है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहकर सनसनी फैला दी है कि पीएम मोदी अगले साल रिटायर होने जा रहे हैं, जिसके बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। केजरीवाल का कहना है कि पीएम मोदी ने खुद बीजेपी में ये नियम बनाया था कि 75 साल की आयु वाले नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। मतलब ये कि उन्हें सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि इस नियम के लिहाज से पीएम मोदी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद उनके खास अमित शाह को पीएम बनाया जाएगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे।
तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है। जब सवाल पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर उठ रहे हो तो जवाब भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ही आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए गठबंधन को पता है कि 400 पार का लक्ष्य हासिल कर मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा है। उन्होंने साफ किया कि 2029 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार चलेगी। दिल्ली में छूटने के बाद उन्होंने सवाल एक उठाया है कि रिटायरमेंट का, प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठाया कि उम्र उनकी 74 हो गई है, 75 अगले साल, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। क्या कहें? देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है। ये देश की जनता को स्पष्ट होना। बीजेपी नेता भले ही लाख सफाई दे रहे हो, ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि पीएम मोदी के रिटायरमेंट की फिलहाल कोई योजना नहीं है, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। आरोप ये है कि जब आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को रिटायर किया जा सकता है तो फिर पीएम मोदी पर यह नियम क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्या वो पार्टी से बड़े हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि 75 वर्ष भी हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। देखिए, अब ये तो होता है उस दल में जिसमें व्यक्ति दल से बड़ा हो जाए। ये तो भाजपा के लिए चिंता का विषय है कि आडवाणी जी निपटा दिए गए, जोशी साहब निपटा दिए गए, प्रधानमंत्री जी नहीं निपटाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति दल से बड़ा हो गया। लेकिन अरविंद जी ने एक और बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा। उस पर किसी ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब प्लान पक्का है कि योगी जी, क्योंकि खंडन अगर इस पर कर रहे हो तो दोनों बातें थी ना अरविंद जी की बात में, उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं कहना है इस पर। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एक मिशन चला, एक राष्ट्र एक नेता, और सभी नेताओं को खत्म करना। देखिए, उनके मॉडल है ना, वो कोरिया वाले हैं, वो रसिया वाले हैं, ये उनके रोल मॉडल हैं। प्रधानमंत्री जी मूलतः डेमोक्रेटिक नहीं है। लोकतंत्र का जो एक टेम्पलेट होता है वो प्रधानमंत्री जी के अंदर नहीं है। उनके दल के लोगों से भी पूछ लीजिए ऑफ कैमरा, वो कहेंगे इनसे तो बात ही नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति डेमोक्रेटिक नहीं होता है अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, वो व्यक्ति मैं समझता हूं कि उसको उसी संदर्भ में उसका मूल्यांकन होना चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी क्या बोलेंगे? आदरणीय अमित शाह, ये नियम किसने बनाया था? 75 वर्षों का नियम कि 75 वर्षों के बाद मार्गदर्शक में डाल दिए जाएंगे। एक एक कर आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, सारे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में यही कहकर डाले थे। तो इसी पर सवाल उठे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के 75 वर्ष के बाद तो अब ये सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये मनसा है, इसीलिए सफाई देनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे जी को, रमन सिंह जी को साइड लाइन किया गया,
उसी तरह से योगी जी को भी किया जाएगा, ऐसी संभावना दिख रही है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल की इस बात पर कांग्रेस को दम लग रहा है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है, यूपी में योगी आदित्यनाथ मजबूत हो रहे हैं, लिहाजा जैसा एमपी में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ हुआ है, वैसा ही योगी आदित्यनाथ के साथ भी हो सकता है। निश्चित तौर से उनकी बात में बिल्कुल दम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी लोग मजबूत हो रहे हैं, योगी जी, अब उनको लग रहा होगा कि योगी जी मजबूत हो रहे हैं, यूपी में दूसरा टर्म मिल गया, मजबूती से आगे काम कर रहे हैं। वही हाल मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज सिंह के साथ, वही हाल वसुंधरा राजे के साथ हुआ, वही हाल रमन सिंह के साथ हुआ छत्तीसगढ़ में। तो मजबूत होने नहीं देना चाहते हैं, उनको निपटाने का काम कर रहे हैं। किसका लिए संदेश? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर से सावधान रहें। ये जो दोनों गुजराती भाई, इनसे सावधान रहें, क्योंकि ये दोनों निपटाने पे लगे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो निश्चित सतर्क रहें और सावधानी पूर्वक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर आगे पीछे घूमते रहेंगे तो निश्चित तौर से खत्म कर देंगे। केजरीवाल के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी एक गरीब परिवार से आते हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता उन्हें पीएम की कुर्सी पर सहन नहीं कर पा रहे, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर छूट करके आए हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के आरोपी हैं और 2 जून को जेल वापस जाने की तैयारी करके रखें। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, ओबीसी से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन गए। मैं जानता हूं श्री अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, या जो भी इस मानसिकता के नेता है, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सहन नहीं कर पा रहे। इसलिए इस प्रकार के सवाल उठाना, इस प्रकार के बयान देना, जिस बयान की चर्चा होने लगे देश में और आप सब पत्रकार साथी लोग सवाल पूछने लगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जेल से जमानत पर आया है, जमानत से जेल से जो छूटने का काम होता है, वो हत्या का आरोपी भी छूट जाता है, भ्रष्टाचार के आरोपी भी जमानत पर, वह भी 2 जून को उनको फिर वापस जेल जाना है। उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेना। वो जो कहते हैं श्री अरविंद केजरीवाल, वो कभी नहीं करते। वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। उनके पहले के बयान और अब के बयान दोनों को देख लीजिए तो मतलब इतना झूठा व्यक्ति, इतना फरेबी व्यक्ति, इतना मतलब अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति शायद हिंदुस्तान के इतिहास में, राजनीति के अंदर, सार्वजनिक जीवन में कोई नहीं होगा। 75 साल की आयु वाले जिस नियम के तहत पीएम मोदी के रिटायरमेंट की भविष्यवाणी की जा रही है, बीजेपी का कहना है कि पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने अपने बयान से सनसनी जरूर पैदा कर दी है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ दो 2019 के लोकसभा चुनाव में वो रायबरेली की इकलौती सीट थी जिसने कांग्रेस का नतीजा 0 होने से बचाया था। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से जीत दर्ज उन्होंने की थी। अब की बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ दी है और राहुल गांधी ने अमेठी की।
दरअसल राहुल गांधी मां सोनिया की जगह इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के दिनेश सिंह मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों से पूरा जोर लगाया जा रहा है। एक तरफ गांधी परिवार में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ अमेठी के बाद रायबरेली में सेंधमारी के बीजेपी के प्रयास। राजस्थान से राज्यसभा की सांसद बनने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की अपनी सीट बेटे राहुल गांधी को सौंप दी है। कांग्रेस के सामने रायबरेली की अपनी परंपरागत सीट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में डेरा जमा रखा है। आपने देखा होगा यहाँ गांधी जी ने ITI शुरू किया, ITI खोला, डिजाइन इंस्टीट्यूट आया, अमेठी में डिजाइन इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी संस्थाएं आई। ये सरकारी संस्थाएं होती थी, इससे रोजगार मिलता था। अब आस्ते आस्ते इनकी जो सोसाइटी है इनका निजीकरण हो रहा है। ठीक है, निजीकरण बुरा नहीं होता अपने आप में, लेकिन अगर सारी देश की संपत्ति उठाकर प्रधानमंत्री 4-5 बड़े-बड़े खरबपतियों को दे दे तो ठीक नहीं होता। क्योंकि आप देखिए तो आज जो देश का कोयला है इन्हीं के दोस्तों का, देश की बिजली है इन्हीं के बड़े-बड़े खरबपति दोस्तों की, देश के बंदरगाह सारे इन्हीं के दोस्तों के, देश के तमाम कोल्ड स्टोरेज इन्हीं के दोस्तों के, देश के हवाई अड्डे इन्हीं के दोस्तों के। तो रोजगार कहाँ से बनेगा? देश की संपत्ति थी, सब पकड़ा दिया आपने सिर्फ 4-5 लोगों को। अब एक यहाँ से रोजगार बनता था और रोजगार खेती से बनता था। जब खेती से कमा रहे थे तो वो मजदूरी रखते थे, खेती में और भी कमाई होती थी और सिर्फ मजदूरी नहीं, उससे और भी बनता था रोजगार। अब वो रोजगार भी बंद हो गया है। अब किसी नई तरह से रोजगार बनता था। एक तरफ प्रियंका मंदिरों में दर्शन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रायबरेली की जनता से संपर्क भी साध रही हैं। प्रियंका का कहना है कि बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलकर जनता के अधिकारों के छीनने की कोशिश की जाएगी। वहीं सत्ता में आने पर कांग्रेस जनता को मजबूत करेगी। हम उसी परंपरा पे चलना चाहते हैं, सेवा की परंपरा, सत्य की परंपरा, जनता को सर्वोपरि रखने की परंपरा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, जो मणिपुर से मुंबई यात्रा किए, आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको मजबूत करेगी, आपके अधिकारों को मजबूत करेगी। आज भाजपा के नेता ये हर जगह जाके कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, फिर से सत्ता में आए तो संविधान को बदलेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, क्योंकि इसी संविधान ने आपको अधिकार दिया वोट का, आपको आरक्षण का अधिकार दिया, आपको भोजन का अधिकार दिया, आपको शिक्षा का अधिकार दिया, आपको आवाज उठाने का अधिकार दिया, आपको आंदोलन करने का अधिकार दिया। यही लोकतंत्र होता है और इसी लोकतंत्र की मजबूती को ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, ये सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपति। रायबरेली के रण में एक तरफ राहुल गांधी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने दिनेश सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर रायबरेली की जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। शाह ने पूछा कि सालों तक रायबरेली से जीतने के बाद सोनिया गांधी और उनका परिवार कितनी बार रायबरेली आया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो अपने परिवार से वोट मांगने आई हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में रायबरेली में कई दुर्घटनाएं हुई, मगर गांधी परिवार का एक सदस्य भी नहीं आया। बहनों, यहां पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं।
बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया हूं। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों। मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका और हमारा दिनेश प्रताप। सांसदों को जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए एक फंड दिया जाता है। इसे सांसद निधि कहा जाता है। इस फंड के जरिए सांसद अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। सोनिया गांधी को बतौर रायबरेली सांसद जो सांसद निधि मिली थी, उसके खर्च को आधार बनाकर अमित शाह ने कांग्रेस पर एक बार फिर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने सांसद निधि का 70% से ज्यादा हिस्सा अल्पसंख्यकों पर खर्च किया है। मुझे बताइए, ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो। मेरे सामने विशाल जन समूह 40-50 हजार का बैठा है। सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। भाइयों, राहुल गांधी के चुनाव में व्यस्तता के चलते प्रियंका ने रायबरेली का मोर्चा संभाल रखा है। यूपी की 80 सीटों में से ये इकलौती सीट है जो कांग्रेस के पास है। ऐसे में गांधी परिवार के इस गढ़ में प्रियंका पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं बीजेपी ने भी दिनेश सिंह की उम्मीदवारी मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है। अब देखना होगा कि क्या गांधी परिवार अपने इकलौते किले को बचा पाता है या अमेठी की ही तरह बीजेपी यहाँ भी सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है। इलेक्शन डेस्क एनबी न्यूज। तो अमेठी गंवाने के बाद क्या राहुल गांधी परिवार की रायबरेली की सीट जो गांधी परिवार का गढ़ है उसको बचा पाएंगे कि नहीं? 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगी तब नतीजे सबके सामने होंगे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता को 10 गारंटियों की सौगात दी है, जिनमें गरीबों को मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति, अग्निवीरों को पक्का करना, यहां तक कि चीन से भारत की जमीन वापस लेना भी शामिल है। एक तरफ केजरीवाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इन सभी गारंटियों को पूरा करने का वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी इन्हें फर्जी बता रही है। तिहाड़ से जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने देश को 10 गारंटियां दी हैं। केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। इस लोकसभा चुनाव के लिए
केजरीवाल की 10 गारंटियों का ऐलान करने जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कहेंगे कि चुनाव तो शुरू हो चुके हैं, बहुत लेट है, हम मानते हैं, लेकिन मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हुई है। अभी भी कई चरण चुनावों के बाकी हैं। वैसे तो ये गारंटियां केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी की जा रही हैं। मैंने अपने इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों से इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन जिस किस्म की गारंटी है, मेरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को इसके बारे में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। ये जो गारंटी हैं 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। इनमें कई ऐसे काम हैं जो पिछले 75 साल में हो जाने चाहिए थे, जो भी कारण रहे नहीं हो पाए। इनमें कई ऐसे काम हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है। उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। अपनी सबसे पहली गारंटी में केजरीवाल ने कहा कि हम देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। देश में 3 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। केजरीवाल ने कहा कि देश में मांग से अधिक बिजली का उत्पादन हो सकता है। उन्होंने सभी गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया। इस गारंटी क्या है, मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड देश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। तो आज हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है, पैदा कर सकता है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है। लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे हैं। क्यों? मैनेजमेंट खराब है। दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए हम इंतजाम करेंगे। 1.25 लाख, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। केजरीवाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है, लिहाजा दूसरी गारंटी सभी के लिए अच्छी और उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम न कर दिया जाए। अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, अगर किसी देश के अंदर कई बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा।
अगर आप अमीर हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, भेजिए। लेकिन आप अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो प्राइवेट स्कूल से किसी 1% भी कम नहीं होगी उस शिक्षा की क्वालिटी। ऐसी शिक्षा का इंतजाम गांव-गांव के कोने-कोने, देश के कोने-कोने में अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में किया, पंजाब में किया, हमें करना आता है, हमारी नीयत है। हम ये काम आजादी के वक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। देर आए दुरुस्त आए, आजादी के 75 साल बाद भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, 2.5 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। हर साल 5 साल में हर साल 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा केंद्र सरकार में। 50,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं। अगर 50,000 करोड़ रुपए सालाना खर्चे में मेरे देश के बच्चा अगर 18 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। केजरीवाल की गारंटियों में फ्री इलाज की व्यवस्था, चीन से जमीन वापस लेने की गारंटी, अग्निवीरों को पक्का करने की गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य की गारंटी, भ्रष्टाचार से मुक्ति की गारंटी भी शामिल है। एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गारंटियों को जीत की पक्की गारंटी मान रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन गारंटियों को फर्जी बता रही है। जितनी फर्जी उनके पहले काम, उतनी फर्जी उनकी अब की गारंटियां। पहले भी गारंटियां फेल हुई है और एक बार जेल से छूटने के बाद अंतरिम राहत पर अब लगता है कि नैया डूब चुकी है, चुनाव हारने की तैयारी है, तो जितनी मर्जी फर्जी घोषणाएं कर दो, लोगों को विश्वास नहीं। यहां तक कि उनके अपने गठबंधन के सहयोगियों को, उनको भी विश्वास में नहीं लिया है। अभी तो सहयोगियों ने हाँ नहीं की। हम पहले कहते थे ये गठबंधन का ना कोई नेता है, ना नीति है, और नीयत में भी खोट है। और मेरा पूरा सवाल विपक्ष के लोगों से, इंडी गठबंधन से है, क्या वो फर्जीवाल की गारंटियों से सहमत है, जिन्होंने फर्जीवाड़ा पहले भी किया? और पंजाब के लोग आज तक पूछते हैं कब होगी गारंटी पूरी। दिल्ली के लोग कहते हैं बड़े बड़े वायदे किए थे, स्कूल बनाने के, यूनिवर्सिटी बनाने के, कॉलेज बनाने के, कुछ नहीं हुआ। यमुना जी को साफ करने का नहीं हुआ। अरे ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे और भ्रष्टाचार के दलदल में पाए जाते हैं, जेल में पाए जाते हैं, और अब बेल पे आकर बड़े बड़ी बातें करते हैं। अरे कंडीशनल बेल मिली है, लेकिन इतनी लंबी तो मत छोड़ो कि इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाए, समेटनी मुश्किल हो जाए। चुनावी सीजन में नेताओं की गारंटियों का जोर है। 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चल जाएगा कि जनता ने किसकी गारंटी पर मुहर लगाई है। इलेक्शन डेस्क, एएनबी न्यूज। इसी के साथ 24 का रण के हमारे आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।